नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। आज हमने करंट अफेयर का थोड़ा पैटर्न है वो चेंज किया है। पहले मैं आपको सीधा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाता था। आज से मैं इसको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके रूप में लेकर आया हूँ, ताकि सारी चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए, पीडीएफ भी आपको अच्छी तरह से मिल जाए। और अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, वही डिस्क्रिप्टिव वे वाला पसंद है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी तरह से पढ़ाता रहूँगा। पहले आज ये ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहला अपना करंट अफेयर है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसका पद है वो काफ़ी दिनों से खाली है, उससे संबंधित ये यहाँ पर आर्टिकल आया है दैनिक भास्कर में। इससे संबंधित प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पूर्णतः संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 16 में है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन 15 मई 1999 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य सचिव डीजीपी स्तर का अधिकारी होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताने हैं। अब इनमें हम देखेंगे तो पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है ये आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि पहला पॉइंट तो कह रहा है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी जब संविधान बना था तब आया था, मतलब इसका कोई अनुच्छेद होना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है कि ये राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन किया गया, यानी इसका गठन है वो एक अधिनियम बना करके किया गया है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। तो जो पहला है ये गलत है, दूसरा है ये सही है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 15 मई 1999 को किया गया था। फिर है, आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। यहाँ तक ये बात सही है। एक अध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं, एक मुख्य सचिव होता है, जिनमें से एक सदस्य सचिव डीजीपी स्तर का अधिकारी होता है। ये डीजीपी स्तर का अधिकारी नहीं होता है, ये आरएएस या कोई भी आईएएस होता है वो होता है। डीजीपी स्तर का अधिकारी तो बहुत ऊपर रैंक हो जाती है और पुलिस क्षेत्र के अंदर ये आ जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर गलत, ये भी हो गया यहाँ पर गलत। केवल 2 सही है, तो केवल 2 भी इसका उत्तर आ जाएगा। ये यहाँ पर नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, जो आप पीडीएफ में बाद में देख सकते हो। ये पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर अगला इसी से संबंधित अपना प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब की बार सही नहीं है वो बताने हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होता है। ये बात एकदम सही है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ये बात इसकी सही है। जो नियुक्त करता है उसी को अपना ज़्यादातर त्यागपत्र देते हैं, तो ये राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है। आयोग को किसी मामले की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। ये सही है, जैसे किसी को समन करना, किसी के बयान लेना, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है ये इसी बार अपने आरएएस के एग्जाम में के जो सिलेबस है उसमें ऐड हुआ है, तो इसमें से प्रश्न आने के पक्के पक्के चांस है। पीएसआई एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारा ए सही हो गया, सी सही है और डी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत हो गया हमारा बी। बी हो गया गलत। गलत इसीलिए क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। बाकी चीज़ आप बाद में पढ़ लेना। फिर ये एडिटोरियल आया था दैनिक भास्कर में ही कि चुनाव में बेतहाशा खर्च भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बहुत ज़्यादा खर्च है वो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव में कर रही है, इसी पे चिंता व्यक्त की गई है। बात करनी से संबंधित प्रश्नों की, तो इससे संबंधित प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट और भारत में चुनावी फंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीआर के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को आधिकारिक रूप से 7,445 करोड़ रुपए से अधिक का धन प्राप्त हुआ है, दान मिला है। ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को पूरी तरह से वैध और पारदर्शी मानते हुए जारी रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।
नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, डाउन कर दिया था, निरस्त कर दिया था, क्योंकि ये पारदर्शी थी ही नहीं। इसमें जो दान दे रहा है उसके बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया होता था। तीसरा पॉइंट है अपना, भारत में वर्तमान नियमों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक दलों के कुल चुनावी खर्च पर भी एक निश्चित वैधानिक सीमा तय की गई है। इसमें ये चीज़ गलत है। उम्मीदवारों की तो खर्च की सीमा तय की गई है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खर्च की कोई भी सीमा वर्तमान में नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना गलत। हमें क्या बताना है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है। असत्य कौन से हैं, 2 और 3 हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना बी। आपको कोई भी एग्जाम दो तो उसमें ये जरूर देखना है, 2 बार डबल चेक करना है कि इसमें असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, असत्य की जगह सत्य नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रश्न करते हुए। 2 और 3 हमारा उत्तर सही है। ये आप जो इसकी व्याख्या है वो PDF में पढ़ लेना। फिर अगला अपना प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफल परीक्षण किए गए सोल्व सॉलिड मोटर का मुख्य संबंध किस महत्वाकांक्षी मिशन से है। ये हमने कल के करंट अफेयर में देखा था। चंद्रयान मिशन से नहीं है, गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम से इसका संबंध है। क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें क्रू है, उनको जब वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा तो जो क्रू मॉड्यूल होगा उसमें से पैराशूट खुलेंगे एक चरणबद्ध तरीके से, क्रम से, ताकि उसकी गति को धीरे धीरे धीमा करके कम किया जा सके। तो ये इसी की जांच के लिए सोल सिस्टम है, इसका भूमि वाला परीक्षण किया गया है। बाद में इसका आसमान वाला परीक्षण भी किया जाएगा, जिसमें 16 से 17 किलोमीटर ऊपर से इसको लॉन्च करके और क्रू मॉड्यूल को एक अच्छी तरह से समुद्र के अंदर लैंडिंग कराई जाएगी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर ये कल मैंने डिटेल में बताया था आपको, हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। वह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका थी, सही है, छत्तीसगढ़ की थी, पंडवानी गायिका थी। उन्होंने महाभारत पर आधारित लोक कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, सही है एकदम। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों शीर्ष नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका था, ये भी मैंने आपको बताया था, एकदम सही है। वह पंडवानी लोक गायन की वैदमती शैली में प्रस्तुति देने वाली देश की पहली महिला थी। और फिर है, उनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये 3 से ये है A, B और D, और C क्या है, गलत, क्योंकि ये वेदमती शैली की गायिका नहीं थी, ये कपालिक शैली की गायिका थी। जो कपालिक पंडवानी जो लोक कला है उसमें जो कपालिक शैली है उसकी गायिका थी। इसमें तंबूरा होता है, वो वाद्य यंत्र होता है, मैंने आपको कल बताया ही था। पद्म श्री उनको 1988, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2019 में सम्मानित किया गया था। अब है समाचारों में रहा कानूनी सिद्धांत पेर इक्विलिब्रियम निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। ये जो आप छोटे छोटे करंट अफेयर देख रहे हो, वर्ड ऑफ द डे देख रहे हो, ये दैनिक भास्कर में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने प्रश्न के रूप में चरणबद्ध तरीके से लगाया है। जब कोई निचली अदालत उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करती है, जब किसी अदालत का फैसला किसी जरूरी कानून या बड़ी पीठ के पुराने फैसले को नज़रअंदाज करके दिया जाता है, ये इसका है दोस्तों सही उत्तर। बाकी सब चीज़ें क्या है, गलत है। न्यायिक समीक्षा करता है उसको पेरी इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सलाह भी नहीं होती है, ये भी नहीं है, ये है पेरी इक्विलिब्रियम। लेकिन ये एक बार अगर किसी ने फैसला दे दिया तो बाद में उसको उस फैसले के आधार पर कोर्ट नहीं किया जाएगा उसी प्रकार के मामले में, ठीक है। यह एक कानूनी लैटिन सिद्धांत है। इसका सीधा अर्थ है असावधानी या गलती के कारण, थ्रू इनएडवर्टेंस, और भविष्य के मामलों में कानूनी मिसाल के तौर पर बाध्यकारी नहीं माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में वर्ष 2021 के एक फैसले को इसी श्रेणी का बताया है। अगला है कि जो ऑस्ट्रेलिया महिला T20 वर्ल्ड कप है वो फाइनल जीत गई है। इससे संबंधित एक प्रश्न है, देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए महिला T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, ये एकदम सही है।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी को फाइनल मैच में अर्धशतक जमाने के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया है। ये भी सही है। बेथ मूनी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 अलग अलग संस्करणों 2023 में और वर्तमान में 2026 में प्लेयर ऑफ द फाइनल का पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। उत्तर हो जाएगा। अब हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए सोल्व नामक तकनीक का परीक्षण किया गया है। यहाँ सोल्व का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म भी हमने कल डिस्कस की थी। इसका नाम है सब ऑर्बिटल, सॉलिड ऑर्बिटल नहीं है ये आपको याद रखना है। स्पेस ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, सैटेलाइट ओरिएंटेशन भी नहीं है। ये है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। भी हो जाएगा इसका सही उत्तर। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था उसको। फिर अगला अपना है करंट अफेयर, जो एक प्राइवेट रॉकेट है विक्रम-1 उससे संबंधित। उसमें 3 सोने की मूर्तियां ले रखी गई है जो अंतरिक्ष में जाएगी, उसके बारे में है। हाल ही में चर्चा में रहे विक्रम-1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की अग्रणी निजी एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट है। यह भी सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ने वाली यह उड़ान रॉकेट की पहली कक्षीय उड़ान होगी। ये भी सही है। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा इस रॉकेट के माध्यम से भेजे जा रहे इस विशेष पेलोड अभियान को मिशन आगमन नाम दिया गया है। ये भी सही है। तीनों सही है। हमें क्या बताना है कौन सा से कथन सत्य हैं? तो तीनों सत्य हैं, 1, 2 और 3। डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट के पेलोड के रूप में अंतरिक्ष में भेजी जा रही भारत के महान दिग्गजों की सोने की सूक्ष्म मूर्तियां किसके द्वारा की गई है? 3 सोने की सूक्ष्म मूर्तियां हैं, वो तैयार किसके द्वारा की गई है? ये की गई है अजय कुमार मतेवाड़ा। ये एक सुप्रसिद्ध सूक्ष्म कलाकार हैं। 18 कैरेट सोने से इस माइक्रो आर्ट को इन्होंने तैयार किया है। यह कलाकृति एक नन्हे रॉकेट के आकार की है जिसके भीतर भारत के 3 महान दिग्गजों की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई है। इनकी विशेषता यह है कि इनका आकार चावल के एक दाने से भी छोटा है, जिसे सुई के छेद के भीतर आसानी से देखा जा सकता है। आई ऑफ द नीडल। अगला करंट अफेयर भी इसी से जुड़ा हुआ है। विक्रम-1 के रॉकेट के पेलोड के रूप में मिशन आगमन के तहत किन 3 महान भारतीय वैज्ञानिकों दिग्गजों की सूक्ष्म मूर्तियों और कौन सी अन्य कलाकृतियां अंतरिक्ष में भेजी जा रही है? वो 3 कौन कौन हैं? CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कॉस्मिक ब्लूम। यही है, तीनों सही है अपने। सॉरी ये है विक्रम साराभाई वाला। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा नहीं है, डॉक्टर सर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कॉस्मिक ब्लूम। अब देखो इसी में हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो होमी जहांगीर बाबा नहीं है, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। होमी जहांगीर बाबा है, वो किससे संबंधित थे? हमारे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित थे। इन तीनों के आपको नाम याद रखना है, सर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कॉस्मिक ब्लूम। सर CV रमन भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन हैं। फिर हमारे राजस्थान में भी एक कलाकार हैं जिन्होंने 1 सेंटीमीटर का जगन्नाथ रथ बनाया है और ये उड़ीसा के पुरी मंदिर में इसको भेंट करने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर सोने चांदी से विश्व का सबसे छोटा 1 सेंटीमीटर आकार का जगन्नाथ रथ तैयार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर इकबाल सक्का का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये उदयपुर जिले से संबंधित है। इसके अनुसार सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं डॉक्टर इकबाल सक्का और 211 विश्व रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं अपने अनोखे कलाकृतियों से। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित। डॉक्टर इकबाल सक्का द्वारा निर्मित विश्व के सबसे छोटे जगन्नाथ रथ की निम्नलिखित विशेषताओं में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस 1 गुणा 1 सेंटीमीटर आकार के रथ को बनाने में 7 ग्राम चांदी और 300 मिलीग्राम सोने का उपयोग किया गया है। ये बात सही है। इस रथ के साथ 1 सेंटीमीटर आकार का चांदी का घोड़ा भी बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर आकार का चांदी का घोड़ा।
रथ के भीतर मूंग के दाने से भी छोटी चांदी की भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा एक सिंहासन पर स्थापित की गई है, इसे केवल लेंस से देखा जा सकता है। ये सही है, दोनों सही है। दूसरे के अंदर मुझे डाउट है, इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 1, 2, 3, ये दूसरा भी सही है। 1 सेंटीमीटर का चांदी का घोड़ा है, मूंग के दाने जितनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा है, 1 गुणा 1 सेंटीमीटर पूरे रथ का डायमेंशन है। इसकी बनावट बेहद बारीक है, इसमें चांदी का मंदिर है, ओम अंकित केसरिया ध्वज है, मिलीमीटर आकार का कलश है, 1 सेंटीमीटर चांदी का घोड़ा और मूंग के दाने से भी छोटी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा शामिल है, जिसे देखने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी इन्हीं के नाम था, जिसमें इन्होंने 3 गुणा 2 सेंटीमीटर का रथ बनाया था। क्या नाम है इनका? डॉक्टर इकबाल सक्का। इसके बाद में सहकारी मंत्रालय का स्थापना दिवस था कल, तो इससे संबंधित चीजें सबसे पहले मैं आपको ई पैक्स बता देता हूँ। पैक्स क्या है? पैक्स बोल रहे हैं इसमें PACS को। PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ई लग गया इसके आगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकीकरण हो गया, उसका डिजिटलीकरण कर दिया। हिंदी में है इसका प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। राजस्थान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ई पैक्स मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के प्रथम चरण में राजस्थान में 5,646 पैक्स को ई पैक्स बनाया जा चुका है। ई पैक्स के माध्यम से राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर है। ये तीसरा तो एकदम सही है, हमें सत्य ही बताने हैं। दूसरा भी सही है, पहले का पता नहीं है। सही उत्तर है इसका D 1, 2, 3। ये तीनों चीजें क्या है इसकी सही है। व्याख्या आप नीचे देख लेना। फिर साथ ही सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान के किस स्थान पर 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित करने का ई भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये सुमेल गांव जयपुर में सहकार वन है, वो विकसित किया जाएगा 64 एकड़ में, और यहाँ पर खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम आदि मुख्य रूप से लगाए जाएंगे। अगला है कि जो इंडोनेशिया दौरे पर अपने देश के प्रधानमंत्री गए हैं, वो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है वहाँ पर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो, ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम। इंडोनेशिया की राजधानी हमने कल जकार्ता देख ली थी, इससे संबंधित प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग का एक प्रमुख एजेंडा क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र का है। इस संदर्भ में इंडोनेशिया दुनिया के लगभग 21% भंडार के साथ निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा मालिक है? कल हमने देखा था निकल का। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंडोनेशिया में तांबा, बॉक्साइट और टीन के वैश्विक उत्पादकों में भी शामिल है। फिर नौसेना को एक नया स्टील्थ योद्धा एयर फ्रिगेट मिला है, महेंद्रगिरी, जो 17A के अंतर्गत बनाया हुआ है। इस पे बात कर लेते हैं। महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले नए युद्धपोत महेंद्रगिरी F-38 फ्रिगेट 38 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महेंद्रगिरी को नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया था। 6ठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। इस युद्धपोत को विशाखापत्तनम में एक आधिकारिक समारोह के दौरान नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, ये भी सही है। इस युद्धपोत का नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा D। फिर थाईलैंड में 2000 वर्ष पुरानी 2 अंगूठियां मिली है, जिनके ऊपर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित किया गया है, तो इससे थोड़ी पुष्टि हो जाती है कि ये भारत के संबंधित है। हाल ही में थाईलैंड में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी प्राचीन सोने की अंगूठियां मिली हैं, जिनका संबंध भारत से जोड़ा जा रहा है। इन अंगूठियों पर निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि अंकित की गई है?
ब्राह्मी लिपि अंकित की गई है और इसके ऊपर लिखा गया है पुसार खिता। पुसार खिता है जिसका मतलब है पुष्य द्वारा संरक्षित, द्वारा संरक्षित, ये लिखा गया है इन पे ब्राह्मी लिपि में। नीचे भी ये दिया होगा शायद, लिखा है ना पुसार खित्सा पुष्य। पुष्य क्या है, एक अच्छा नक्षत्र है हमारे, माना जाता है। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम हैं विजय सेतुपति। उनके द्वारा जो एनएफएससी एक्ट है 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका क्या किया है, विरोध किया है। क्या बदलाव किए गए हैं, पहले ये था कि हर परिवार को अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने चेंज कर दिया कि पर पर्सन 7 kg के हिसाब से उसको अनाज मिलेगा। अगर किसी परिवार में 4 ही हैं सदस्य तो उनको 28 किलो मिलेगा, 35 किलो नहीं मिलेगा। इसका इन्होंने विरोध किया है। क्यों विरोध किया है, ये इन्होंने बताया कि जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो अच्छे से चलाया है, इसी कारण इसमें तो हमारे जो परिवार हैं उनकी क्या हो जाएगी, उनको अनाज है वो कम मिलेगा, तो आप इसको वापस लीजिए। इसके बारे में बहुत देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएससी 2013 के मूल विधिक प्रावधानों और अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी दी गई है, चाहे उस परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। दूसरा है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए संशोधन के तहत अंत्योदय योजना के हक को प्रति परिवार के स्थान पर प्रति व्यक्ति 7 kg प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है, जिसकी अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम होगी। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा है कि पात्रता को प्रति व्यक्ति लाभ में बदलने से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। ये भी बात सही है, तो इसके भी तीनों सही हो जाएंगे। इसके बाद में ये एक एडिटोरियल आया है द हिंदू के अंदर, इन इंडिया वोटिंग कैन नॉट बी रिमेन मेरली ए स्टैट्यूटरी राइट, यानी जो वोट देने का अधिकार है वो हमारा लीगल अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्या है, इसके ऊपर बात है। इससे संबंधित हम प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक, भारत में मतदान के अधिकार राइट टू वोट की विधिक स्थिति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों पर विचार कीजिए। वर्ष 1952 के एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार या सामान्य कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह शुद्ध रूप से वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। यह भी सही है। वर्ष 2006 के कुलदीप नायर बनाम बारसंग मामले में एक संवैधानिक पीठ ने दोहराया कि यद्यपि लोकतंत्र हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन मतदान का व्यक्तिगत अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट जैसे विधानों से ही प्रवाहित होता है। यह भी सही है। वर्ष 2002 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में न्यायालय ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संपत्तियों को जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह भी सही है, तीनों सही हैं इसके अंतर्गत, यहाँ आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। अब हमारी सुजस ई प्रश्नोत्तरी। यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किसका गठन किया जाएगा? राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2 जुलाई 2026 को वीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम किस जिले से हुआ है? टीक जिले से हुआ है। राजस्थान में आयोजित होने जा रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? उपनिवेशवाद से मुक्ति की गई है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक स्वरूप क्या है? यह एक पूर्णतः राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सवाई माधोपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? सरसों का तेल। अब जो अगले आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये जो सुजस आता है डेली सुजस ई बुलेटिन, उसमें से बनाए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में चर्चा में रही मुकुंदरा टनल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह टनल दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सही है, याद रखना है जो मुकुंदरा टनल्स है वो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है।
इस टनल की कुल लंबाई 8 किलोमीटर से अधिक निर्धारित की गई है, ये भी सही है। निर्माण के दौरान पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए इस टनल क्षेत्र में एनिमल ओवरपास का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। सुरक्षा मानकों के तहत इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई है। ये 50 किलोमीटर नहीं है, ये 25 किलोमीटर है, ये गलत है। तो डी है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। आपको यही याद रखना है कि जो मुकुंदरा टनल्स है वो कौन सी एक्सप्रेसवे पर है, दिल्ली वडोदरा एक्सवे पर। तो ये थे अपने आज के मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद आपको वहाँ पर हाइप का ऑप्शन दिखेगा, हाइप HYPE हाइप, इस हाइप को ज़रूर दबा देना। इससे वीडियो को क्या है, थोड़े पॉइंट मिलते हैं, वीडियो आगे जाती है। अगर आपका कोई अमूल्य सुझाव हो या इस वीडियो के बारे में बताना हो कि ये पैटर्न सही है या इससे पिछला पैटर्न सही था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई क्लास में करंट अफेयर के साथ।